बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इनकम टैक्स का काम जनाब स्टार्ट किया हुआ है और इनकम फ्रॉम सैलरी जो है उसको आज हम वाइंड अप करके तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी का हमारा जो टास्क रह गया था सिर्फ वो था कि वो कौन सी चीजें हैं जो इनकम फ्रॉम सैलरी में तो आती हैं लेकिन वो मुकम्मल तौर पे एग्जम्प्ट होती हैं। वो कौन सी चीजें हैं, तो वो चीजें कौन कौन सी हैं आप अच्छे से सुन लीजिएगा और आप वीडियो को पॉज कर करके तो अपने पास जो नोट्स बना रहे हैं उनमें जो है वो ये पॉइंट्स लिख लीजिएगा कि जनाब ये पॉइंट्स अगर हमारे क्वेश्चन में आ जाएं तो हम इनको एग्जेप्ट करेंगे, ये टैक्सेबल नहीं होंगे। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं कि जो हर लिहाज से एग्जेप्ट होंगे लेकिन वो आते इनकम फ्रॉम सैलरी के तहत है। उसमें है इंटरनेट बिल। अगर आप ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं इंटरनेट और उसका बिल आपका पे किया आपके एम्प्लॉयर ने तो वो जो है वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। इसके अलावा कोई भी आपको अलाउंस मिला है और वो मिला है ऑफिशियल पर्पस के लिए, अलाउंस फॉर ऑफिशियल पर्पस, कोई भी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए आपको आपके एम्प्लॉयर ने कहा कि आप जनाब ये काम करें, इसके बदले आपको ये अलाउंस मिलेगा और वो ऑफिशियल पर्पस है, वो ड्यूटी जो आपको दी जा रही है और उसके बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं तो वो भी आपका एग्जेम्प्ट होगा। इसके बाद पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी, अगर आपको एम्प्लॉयर दे रहा है, घर से पिक भी करता है और आपको वापस ड्रॉप भी करता है, ठीक है, कन्वेंस अलाउंस उसने नहीं दिया या फर्ज करें कन्वेंस फैसिलिटी नहीं दी और वो आपको उसकी जगह पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दे रहा है तो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी अगर क्वेश्चन में आ जाएगा तो वो भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। इसके अलावा बेटा आपको कोई किसी किस्म की ऐसी फैसिलिटी मिल रही है जो कि बिजनेस की नेचर से मैच करती है। आपको दोपहर का खाना मिलता है और आप काम कहां करते हैं, होटल में, तो ये होटल में काम करना और दोपहर का खाना मिलना ये मैच कर रहा है। सर क्या मैच कर रहा है, मतलब ये भाई होटल का काम क्या है, खाना देना, तो खाना आपको होटल वाला अगर दे रहा है और आप काम भी होटल में कर रहे हैं तो ये बिजनेस की नेचर से मिलती जुलती जो है वो आपको फैसिलिटी है तो ये एग्जेम्प्ट होगी। फिर आप अगर किसी कॉलेज में जॉब कर रहे हैं और वहां आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री है, अब आपको फैसिलिटी क्या मिल रही है, फ्री एजुकेशन, और आप काम कहां कर रहे हैं, कॉलेज में, तो ये आपके बिजनेस से, जो बिजनेस है उससे मुताबिकत रखने वाली फैसिलिटी आपको मिल रही है तो ये भी एग्जेम्प्ट होगी। हाँ, अगर आप काम होटल में कर रहे हैं और आपको जनाब आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री है तो वो टैक्सेबल होगी। आप काम कॉलेज में कर रहे हैं और आपको दोपहर का खाना फ्री मिल रहा है वो भी टैक्सेबल होगा, समझे ना। तो बिजनेस से मैच करने वाला अगर आपको कोई फैसिलिटी मिल रही है तो वो फैसिलिटी क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। इसके बाद आपको किसी भी किस्म की अमाउंट रिसीव होती है, वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड या इसका दूसरा नाम है सुपर एनुएशन फंड या एनी ग्रांट रिसीव फ्रॉम बेनेवोलेंट फंड, आपको यहाँ ये जो मैंने 3-4 जो है वो फंड्स के नाम लिए हैं, इनमें से कोई भी फंड का नाम आ जाए तो वो मेरा बेटा क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, उसमें से कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अब जरा सुने कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या है। ये हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी अब वाइंड अप है। इनकम फ्रॉम सैलरी के बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और एट द एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और आपका न्यूमेरिकल का फॉर्मेट 90% कंप्लीट हो जाएगा। 10% फिर उसमें कुछ मजीद चीजें हैं जो हम लर्न करेंगे तो आपका इंशाल्लाह सून जो है ये न्यूमेरिकल का फॉर्मेट मुकम्मल होगा तो आपके जो है वो प्रॉपर न्यूमेरिकल की जो प्रैक्टिस है वो भी इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम कुछ ना कुछ ऐड करते हैं अपने इन लेक्चर्स के अंदर भी। आने वाली क्लास में कोशिश करेंगे उसको जरूर दोबारा से ऐड करें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को, जितना हम पढ़ चुके होंगे उसकी। तो जनाब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15 ये इनकम फ्रॉम सैलरी के बाद आएगी, तरतीब इसकी बरकरार रहेगी, तरतीब तब्दील नहीं हो सकती, इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या है, आपने अपना कोई घर किराए पे दिया हुआ है, वहां से आपको पैसा आता है, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। तो आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रेंट रिसीव्ड हो सकता है या रेंट रिसीवेबल है जो भी आपने लेना है, या फिर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट। इन तीनों में से जो हायर वैल्यू होगी वो टैक्सेबल होगी। क्या मतलब सर,
भाई आप गवर्नमेंट को बताते हैं मेरा तो रेंट जो है वो साल का 10,000 बनता है, चले 10 बहुत कम हो गया, मेरा तो साल का रेंट जो है वो 2 लाख बनता है, जबकि जिस जगह आपकी प्रॉपर्टी है उस जगह पर जो रेंट की वैल्यू है वो तो 2.5 लाख है, और आप गवर्नमेंट को क्या बता रहे हैं 2 लाख। इसका मतलब आप 50,000 कम बता रहे हैं, या मुमकिन है 50,000 आपका हो ही कम, आप ले 2 लाख रहे हैं, लेकिन उस जगह का जो रेंट की फेयर मार्केट वैल्यू है वो जो है वो तो 2.5 लाख है। मार्केट में तो उस तरह की जो जगह है उसका तो 2.5 लाख रेंट चलता है, जिसका आप 2 ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट फिर ये नहीं कहती आप 2 ले रहे हो तो 2 के ऊपर टैक्स दो, गवर्नमेंट कहती है आपने रेंट रिसीव किया 2 लाख, लेकिन मार्केट में जो उसकी उस जगह की जो रेंट वाली वैल्यू है वो तो 2.5 लाख है, तो फिर हम 2.5 लाख के ऊपर जो है वो जनाब टैक्स लेंगे। 2.5 लाख के ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन शुरू होगी। तो टैक्स की कैलकुलेशन सर ये तो आपने एग्जाम वाले कॉलम में लिखी है, नहीं अभी यहाँ क्योंकि कैलकुलेशन करनी है इसलिए एग्जाम वाले कॉलम में लिखा है। तो हमने क्या करना है, रेंट रिसीव्ड या रेंट रिसीवेबल या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट, इन तीनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी उसको टैक्स पर्पस के लिए यूज करना है। और जब वो आप लिख लेंगे उसके अंदर फिर आपने ऐड करना है कौन कौन सी चीजों को, ये टोटल 6 चीजें हैं जिनको हमने ऐड करना है। ये 6 चीजें क्या हैं सुन ले, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। 1/10 ऑफ अनएडजस्टेबल एडवांस, आपने देखा होगा कि आप जब किसी को रेंट पे प्रॉपर्टी देते हैं तो बदले में आप उससे एडवांस लेते हैं, और वो एडवांस रिटर्नेबल होता है, वो आपने कल को उसे वापस करना होता है जब वो दुकान मकान वो छोड़ के जाएगा। तो वो है अनएडजस्टेबल एडवांस, कि वो एडवांस एडजस्ट नहीं होता, वो आपने कल को वापस करना है, लेकिन जब तक वो आपके पास रहेगा तो क्या होगा, उस अनएडजस्टेबल एडवांस का 1/10 लेके तो आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड करना है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे टोकन मनी एज फॉरफिटेड डिपॉजिट, ये क्या है, आपने किसी को एडवांस पेमेंट दी, क्योंकि हम यहाँ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो चलिए अपनी बात करते हैं। हमने किसी से एडवांस पेमेंट ली टोकन मनी के तौर पे, बयाना के तौर पे, ठीक है, और ये वो बयाना है अगर उसने हमारे साथ तय की गई शराइत पूरी ना की तो उसका ये बयाना मारा जाएगा, उसका ये दिया हुआ एडवांस हम रख लेंगे, उसको वापस नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा केस है कि आपने किसी से एडवांस लिया, उसने आपसे कोई चीज खरीदनी थी और उसने आपको एडवांस दिया, बाद में वो कहता है सॉरी भाई मैं आपसे ये चीज नहीं खरीदना चाहता, तो वो जब उसका दिया हुआ एडवांस है वो आप वापस नहीं करेंगे, वो क्या हो जाएगा फॉरफिटेड, वो अब आप उसका जब्त कर लिया आपने। इसका मतलब है जब्त करना, आप किसी के पैसे रख ले पक्के पक्के। तो जब कोई आपको टोकन मनी दे और तय ये हो कि अगर उसने उन शराइत के ऊपर वो चीज आपसे ना खरीदी जो तय हुई है, तो फिर उसकी दी गई टोकन मनी आप रख लेंगे, तो फिर वो जो टोकन मनी होगी उसको हम कहेंगे टोकन मनी एज फॉरफिटेड डिपॉजिट। तो अगर ऐसा है या आपके पास इस तरह की कोई आमदनी हुई है पिछले साल, तो वो जो है वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड होगी। और क्या ऐड होगा, एनी बर्डन ऑफ ऑनर, हमारी जिम्मेदारी है लेकिन अदा हमारा किराएदार कर रहा है, यहां पूरी बात लिख सकते हैं, एनी बर्डन ऑफ ऑनर पेड बाय टेनेंट, किराएदार ने हमारी कोई जिम्मेदारी अदा की। सर हमारी क्या जिम्मेदारी हो सकती है, देखिए हमारी प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी टैक्स किसने देना है, हमने, लेकिन वो टैक्स किसने अदा कर दिया, आपके टेनेंट ने, तय नहीं था कि वो अदा करेगा लेकिन उसने अदा कर दिया। तो आप वो जो इनकम, वो जो अमाउंट है जो आपका टैक्स था लेकिन आपका किराएदार अदा कर रहा है, ठीक है, एनी बर्डन, जरूरी नहीं टैक्स ही हो, कोई और सोसाइटी के चार्जेस हो सकते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के खर्चे हो सकते हैं जो करने आपने थे लेकिन आपका किराएदार कर रहा है। तो अगर आपका किराएदार कर रहा है वो खर्चा आपके कहे बगैर ही, तो फिर उतनी अमाउंट जो है वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हिस्सा बनेगी कि खर्चा आपका था, आपने नहीं किया, आपके किराएदार ने किया, आपको पैसे बच गए, लिहाजा ये आपकी आमदनी का हिस्सा बन गया, गवर्नमेंट कहती है लाओ इस पर टैक्स दो। तो अमाउंट हमारा कोई भी बर्डन हमारा जो है वो अदा कर दे हमारा किराएदार, तो उस सूरत में वो अमाउंट हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड होगी। इररिकवरेबल रेंट रिसीव, आपका रेंट मारा गया था लेकिन अब वो रिसीव हो गया, पहले आपको पता था ये तो मिलना ही नहीं, खत्म, बैड डेट हो गया था, लेकिन अब आपका वो रिकवर हो गया, पैसे मिल गए, तो फिर वो आपका इररिकवरेबल रेंट रिसीव्ड हो गया, तो वो भी आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो जाएगा। और नॉन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, ये सब क्या मतलब है भाई, देखें
जब हमने किसी को दुकान जगह किराए पे दी, मकान किराए पे दिया, तो उसके साथ तय कर लिया सोसाइटी का चार्जेस भी तुम पे करोगे, इनकम टैक्स भी तुम पे करोगे। यहां ये था कि हमारा खर्चा उसने बगैर हमारे कहे अदा कर दिया, लेकिन यहां क्या है, उसके हमारे साथ बात हुई थी कि तुमने ये खर्चा अदा करने है हमारा, लेकिन तुम अदा करोगे। अगर मंजूर है तो हमारे घर में किराए पे रह लो, वरना नहीं तो ना से। तो उसने कहा ठीक है जी। हमने उसके साथ फर्ज करें तय किया हमारा फलां खर्चा होता है छोटा मोटा साल के दौरान, जिस जगह ये घर है इस सोसाइटी का डेवलपमेंट चार्जेस फर्ज करें वो सोसाइटी लेती है, जिस जगह हमारा घर है और हम वो किराए पे दे रहे हैं, या उस घर की कोई थोड़ी बहुत मेंटेनेंस का खर्चा है, उसकी रिपेयरिंग है, तो ये खर्चे असल में किसने करने होते हैं, मालिक ने। लेकिन उसने पहले ही तय कर लिया कि खर्चा कौन करेगा, किराएदार। अब किराएदार ने आर्जी तौर पे वो खर्चा अदा नहीं किया, वो किया किसने, जाहिर है हमारा घर है, फिर हम तो नहीं ना भागेंगे, हमने वो अदा कर दिया, लेकिन हमें पता है बाद में ये हमने उससे ले लेना है। तो ये वो एक्सपेंसेस है जो उसने अदा नहीं किए, नॉन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, जो खर्चे उसके और हमारे तय थे कि किराएदार ने अदा करने हैं, लेकिन आर्जी तौर पे उसने अदा नहीं किए, आपने फिर अदा कर दिए, लेकिन आपको पता है कि मैंने बाद में उससे ले लेने हैं, तो उन पैसों को इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड किया जाएगा, क्योंकि आपको बाद में मिल जाने हैं। आर्थिक तौर पे तो आपकी जेब से हो रहा है खर्चा, लेकिन क्योंकि पहले से तयशुदा है कि अगर वो ये खर्चे उसने आपके किराएदार ने देने हैं, तो अब वो नहीं अदा कर रहा, तो आर्थिक तौर पे तो आप कर रहे हैं, लेकिन बाद में आप उससे ले लेंगे, तो वो भी आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हिस्सा बनेगा। उसके बाद रिपेयर चार्जेस पेड बाय टेनेंट, रिपेयरिंग चार्जेस जो है, ये अगर सवाल में नहीं भी बोलेगा तो याद रखिएगा आपने 1/4 जो है रेंट चार्जेबल टू टैक्स, उसका 1/4 लेगा। रेंट चार्जेबल टू टैक्स जो है वो ज़ाहिर अभी आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे, तो ये जो रेंट होगा आपका, इस रेंट का 1/4 लेके तो यहां लिखेंगे, बाद में इसका कर लेंगे टोटल, और अभी टोटल करके बात खत्म नहीं हुई, टोटल करके इसमें से कुछ चीजें माइनस होनी है। ये वाली हमारी जो आमदनी आई है ना, इन सबको टोटल करके, इन सबको टोटल करके, तो इस आमदनी में से अभी कुछ चीजें माइनस होनी है। उन माइनस की गई चीजों को कहते हैं अलाउएबल डिडक्शंस। ये अलाउएबल डिडक्शंस कौन सी हैं, आने वाली क्लास में इंशाल्लाह सीखेंगे। जब वो यहां से माइनस हो जाएंगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ जाएगी, और उसके बाद हम मूव करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस की तरफ। कीप वॉचिंग आफ्ताब तारीफ।